ठीक। देखो कल पढ़े थे अपन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ठीक है। अब चलो कुछ चीज पूछ रहा हूं वो बताना। अब बताओ तीनों केसेस में आउटपुट वोल्टेज बताओ। इसमें कितना होगा? V नॉट 25 होगा, ठीक है। देखो V नॉट क्या है? ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, दोनों का टर्मिनल सेम है, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसमें KVL लगाना है आपको, ठीक है। आउटगोइंग टर्मिनल क्या है? जब KVL ऐसे लगा रहे हो, है ना, तो ऐसे जब चल रहे हो तो लिविंग टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव है, प्लस 15 लिखो। ऐसे जब आ रहे हो तो लिविंग टर्मिनल क्या है? ऐसे ऐसे चल रहे हो ना क्लॉकवाइज, लिविंग टर्मिनल प्लस 15, लिविंग टर्मिनल माइनस V नॉट, लिविंग टर्मिनल प्लस 10 इज इक्वल टू 0। V नॉट को इधर भेज दो तो V नॉट कितना आया? क्लियर है? ठीक। इसमें भी KVL लगाओ, यहां से चालू करो। 10 वोल्ट माइनस V नॉट माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। V नॉट को इधर भेज दो, V नॉट कितना आया? 5 वोल्ट आएगा। माइनस कहां से आएगा? प्लस आएगा ना बेटा। KVL लगाओ, लिविंग टर्मिनल प्लस 10 माइनस V नॉट माइनस 5, ठीक है। दूसरा चीज, आउटपुट वोल्टेज जो पूछ रहा हूं वो V नॉट का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ है, यानी ये ज्यादा पोटेंशियल में है 10 वोल्ट, तो 10 माइनस 5। आई बात समझ में? अगर ये ऐसा उल्टा होता, ऐसा, तब देखो जो ज्यादा मैग्नीट्यूड का 10 है वो V नॉट के पॉजिटिव टर्मिनल उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, यानी ये डोमिनेट कर रहा है, -10 डोमिनेट कर रहा है, तो अब -5 आता है। और ऐसे भी KVL लगा लो, -10 माइनस V नॉट प्लस 5 -5। क्लियर है इतना? बेसिक चीज बता रहा हूं ना अभी। इधर कितना आएगा V नॉट? कितना आएगा तू बता? 30। नॉट पॉसिबल, ठीक है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहां 10 है, बिना ड्रॉप हुए यहां भी 10 ही आना चाहिए। ये कब पॉसिबल होता? जब एक आध रेजिस्टेंस डलता, तब रहता, क्योंकि यहां वोल्टेज ड्रॉप होता, IR ड्रॉप होता, तो यहां पोटेंशियल आता। लेकिन अभी फिलहाल ये क्या है? नॉट पॉसिबल। क्लियर है इतना? ये क्यों है पवनीत? पैरेलल है, पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेज सेम होता है। अगर बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो यहां जितना वोल्ट है उतना ही वोल्ट यहां भी रहेगा, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल होगा? अगर यहां 10 है तो बिना ड्रॉप हुए यहां 20 कैसे होगा? ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है बीच में। क्लियर है इतना?
ये सब लिखे हो कि नहीं, भूल जाओगे कुछ दिन में, -10 मार के आ जाओगे। क्या होगा, दोनों बनाओ। इधर V2 क्या होगा, बनाओ। कितना आएगा इधर V2 की वैल्यू क्या रहेगी, यहां पर V2 कितना आएगा, ये V है, इसके पैरेलल में ही है। देखो पैरेलल में कैसे समझा करो, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव ये है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर जाते जाओ, कहीं पर ड्रॉप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यहां तक पॉजिटिव है। ये नेगेटिव टर्मिनल से नीचे जाते जाओ, कहीं ड्रॉप हो रहा है क्या, तो ये पूरा नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी पूरा पोटेंशियल आपका इसके अक्रॉस है। यहां पर भी आप ऐसे बढ़ते जाओ, कहीं ड्रॉप हो रहा है क्या, कोई एलिमेंट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां पर भी, यानी यहां पर भी ये यहां पर पूरा कितना हो गया, V1 हो गया। अब नीचे आओ, कहीं ड्रॉप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये हो गया। यहां से ऊपर आओ, कहीं ड्रॉप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये पूरा वोल्टेज जो है इसी के अक्रॉस आ रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। अगर यहां कुछ रेजिस्टेंस होता तो नहीं होता, आई बात समझ में, यहां कुछ रेजिस्टेंस होता तो नहीं होता, ठीक है। ये पैरेलल है पूरा, इसका पूरा है, क्लियर है इतना। इधर आ जाओ, इधर क्या होगा, V0, इधर V0 की वैल्यू क्या होगी, V0 की वैल्यू क्या होगी, कोई लेना देना नहीं, उससे क्या लेना देना है तुमको। करंट सोर्स अपना काम कर रहा है, वोल्टेज सोर्स अपना काम कर रहा है। देखो हमेशा याद रखना, कल ही लिखवाया हूं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है वो उस पर कितना करंट फ्लो हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर कहीं पर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो वो वोल्टेज एज इट इज अपीयर होगा, ठीक है। इस करंट से लेना देना कब होता, जब यहां पर अपन रेजिस्टेंस डालते हैं। इस सेम वोल्टेज ही तो आ रहा है ना, सेम वोल्टेज ही तो आ रहा है, कुछ अधिक रहेगा, कुछ कहीं ड्रॉप हो रहा है क्या, तो V0 इज इक्वल टू V1, लिख लो इसको। एक और बता रहा हूं, 5 वोल्ट 10 एम्पियर 1 ओम।
बनाओ उसको। हम्म, 1 ओम है, 1 ओम। दिस इज 1 ओम। ठीक है, 1 ओम है वो। वी नॉट निकालना है। दिस इज नथिंग बट वी नॉट। क्या आएगा? टेन वोल्ट। इधर क्या? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतना? केवीएल लगाओ। उस शुरू से बता दिया इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होता है, 10 एम्पियर। करंट सोर्स देख रहे हो तो वोल्टेज पे क्यों वो घबरा रहे हो? इस सर्किट सोर्स क्या है, वो बोल रहा है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर। तो लगा लो, क्या दिक्कत है? 10 एम्पियर इधर आ रहा है, 10 एम्पियर यहाँ भी फ्लो हो रहा है, तो कितना आएगा? वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? वी नॉट इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है? 10 एम्पियर। आर कितना है? 1। आया समझ? सिंपल ओम्स लॉ तो है। उस सर्किट का करंट तुमको बता दिया उसने, इतना फ्लो हो रहा है, निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है? आई बात समझ में? ठीक है, एक और लिखो। देखो, ऐसे सर्किट में आउटपुट वोल्टेज जो रहता है वो डिपेंड करता है करंट मैग्नीट्यूड पे। वोल्टेज सोर्स यहां पर क्या है? आर्बिट्री है, उसका कोई लेना देना नहीं। इस सर्किट में वो 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स का कुछ मतलब है क्या? कोई मतलब है क्या? इस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज पूछा है उसने, इसको मैं हटा भी दूंगा तो कोई आंसर में बदलाव आएगा क्या? बदलाव आएगा क्या? तो ऐसे सर्किट्स में आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए करंट मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। आई बात समझ में? वोल्टेज सोर्स ऐसे सर्किट में आर्बिट्री होता है, इसको सीरीज सर्किट बोला जाता है। ठीक है, एक और लिखो आप। वी नॉट हाँ आ गया? 15 होगा? 15 होगा कि नहीं होगा? यहां से 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहां से कितना हो रहा है? 10 एम्पियर। यहां 15 एम्पियर। 15 एम्पियर तो वी नॉट कितना आया? आई इंटू आर। आई 15 है, आर है 1। इसी के जस्ट पहले एक और सर्किट लिखा था मैं थोड़ी देर पहले। अब वी नॉट क्या रहेगा? आया समझ? पैरेलल सर्किट्स में अगर आप करंट सोर्स लगा दोगे, पैरेलल सर्किट्स में अगर एक भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, करंट सोर्स बस लगा है, तो आउटपुट वोल्टेज टोटली डिपेंड अपॉन करंट मैग्नीट्यूड। अगर पैरेलल सर्किट में एक भी वोल्टेज सोर्स लगा है तो आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स ओनली ऑन वोल्टेज सोर्स। क्लियर है? इतना रटना नहीं है, बेसिक फंडामेंटल है ये। ठीक है,
फाइंड आई नॉट। कितना आएगा? कैसे मालूम? वी नॉट कितना हुआ? 10 वोल्ट हुआ वी नॉट, तो आई नॉट क्या आएगा? वी नॉट बाई आर, 10/1, 10 एम्पीयर। आया समझ? ऐसे सर्किट में इसका कोई मतलब हुआ क्या? नहीं हुआ ना। आया समझ? तो जब भी पैरेलल सर्किट रहा, करंट वोल्टेज सोर्स दे दिया, तो करंट सोर्स का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चाहे करंट निकालो चाहे वोल्टेज निकालो। ठीक है, लोड साइड में कुछ भी कैलकुलेट करो, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ? तो इसी में घूम जाओगे ना। बेसिक क्वेश्चन जेई लेवल में बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, ए लेवल क्वेश्चन में क्या करेगा? डिपेंडेंट सोर्स लगा के देगा। ये सबको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, कल पढ़ा चुका हूं। ये सब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं। ठीक है, इसी को अगर मैं मान लो बोलता है ये IX है, ये क्या सोर्स है? पूरा नाम बोलो। दिस इज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, है कि नहीं? ये डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अब इसका पूरा नाम लोगे तो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यानी कि करंट पे कंट्रोल्ड है। वो करंट का मैग्नीट्यूड कितना है? IX है, जो कि 5 एम्पियर है। तो 5 या 15 वोल्ट है ये। आया समझ? ठीक है, तो ये डिपेंडेंट सोर्स होता है। ठीक है, ए लेवल के एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आएगा। लिखो, पॉइंट लिखो, नोट। द करंट थ्रू एनी वोल्टेज सोर्स, अभी जितना अपन पढ़े हैं उसी का समरी लिख रहे हैं। द करंट थ्रू एनी वोल्टेज सोर्स is purely arbitrary, ARBI, सूरज बोलो। the current through any voltage source is purely arbitrary, full stop। the current through it वोल्टेज सोर्स से करंट ना, द करंट थ्रू इट विल डिपेंड अपॉन द करंट सोर्स। ठीक है, यानी वोल्टेज सोर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है टोटली आर्बिट्ररी होता है। वोल्टेज सोर्स में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो डिपेंड करेगा करंट सोर्स पे। ठीक है, इट विल डिपेंड अपॉन द करंट सोर्स विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट, ये बोल रहा है। इस वोल्टेज सोर्स में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आर्बिट्ररी होता है। इसको मैं हटा दूंगा तो कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको पता नहीं है, वो आर्बिट्ररी है, कुछ भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में जो करंट सोर्स लगा है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। क्लियर है? therefore we cannot write KVL equation, in a loop where current source is present, for that case we use super mesh। ठीक है, यानी KVL तो आता है, KVL को और अच्छे से बताऊंगा मैं अभी ऐसी बात जान लो। यानी कोई ऐसा सर्किट जैसे
मान लो ऐसा कोई सर्किट है, अब इसमें केवीएल लगाने बोलूंगा मैं, कितने केवीएल लगेंगे, कितने नोड बनेंगे? 1 2 और यहीं गड़बड़ हो रहा है, 2 लगेगा बस, यहीं पर सुपर मैश है। ऐसा क्लोज लूप जहां पर किसी ब्रांच में, कॉमन ब्रांच में अकेला करंट सोर्स है, वहां केवीएल अलग से नहीं लगेगा, केवीएल ऐसा पूरा लगेगा, ये एक ही केवीएल होगा। आई बात समझ में? ठीक है, इसी को सुपर मैश बोलते हैं। ठीक है, हाँ, यहां पर जो केवीएल लगेगा वो केसीएल को सेटिस्फाई करके लगेगा। ठीक है, इस ब्रांच में मान लो 10 एम्पियर फ्लो रहा है, यहाँ 5 एम्पियर, मान लो यहाँ पर IX फ्लो हो रहा है, IX, तो इस ब्रांच में कितना फ्लो होगा? IX प्लस, आई बात समझ में? तो जब ये KVL लगाओगे तो 10 इंटू IX माइनस 5 इंटू IX प्लस 3, आई बात समझ में? ऐसा करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर मैश, वो जो लिखवाए हैं वो यही है। ठीक है, ऐसे जगह जहां पर अकेला करंट सोर्स लगा है और क्लोज लूप है तो वहां केवीएल इक्वेशन नहीं लगेगा, वहां सुपर मैश लगता है, इसको बोलते हैं। 2 अलग अलग ना बना के एक ही बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द वोल्टेज अक्रॉस एनी करंट सोर्स, इसको बनाने बना लो, इसको बनाने बना लो। The voltage across any current source बना, हाँ क्या कर रहे हो? कर क्या रहे? गेट की तैयारी किया। फिर अभी तो बेरोजगार है। लाओ इधर लाओ, सबको नौकरी दिलवाएंगे अपन। तो ये गेट वेट के हाँ मैडम जेई हैं CSEB में। हाँ यही के लिए पढ़ रही हूँ, उनका यही का एग्ज़ाम है डिपार्टमेंट का, समझ रहे हो? नौकरी करके आती हो तो नौकरी 60-70 हज़ार ऐसी थोड़ी मिलता है, मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष। हम भी नौकरी करके आ रहे हैं, वो भी नौकरी करके आ रही हैं, समझ रहे हो? गेट में कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोग को मालूम ही नहीं है ना कुछ कहानी, तुम लोग है? हाँ हाँ, तो फ्रेशर है तो तुम लोग को जानकारी रखना है ना बेटा, है ना? गेट दो आप, लेकिन टारगेट तुम्हारा AE और JEE लेवल होना चाहिए। इंजीनियर हो तो AE लेवल, JEE निकल जाता है नौकरी ज्वाइन करो, AE की तैयारी करो, समझ रहे हो? नौकरी कुछ भी मिलता है पकड़ लो। ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो JEE लेवल निकाले हैं, फिर पढ़ते पढ़ते AE भी निकाल लिए दूसरे डिपार्टमेंट का। मान लो CSEB JEE ज्वाइन करे तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का AE निकाल लिया, या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सब इंजीनियर व्यापम ज्वाइन करे तो CSEB का AE निकाल लिया। ऑप्शन ओपन रहता है, आप घर के पास नौकरी करोगे, ट्रांसफर भी इधर ही इधर होता रहेगा छत्तीसगढ़ में। सोनू रात्रे है ना? तो नौकरी दिलाना हमारा आपको ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बेटा, गेट का भी बैच लेते हैं हम लोग। गेट में अब तो सुन बोल दिया, गेट में देखो तुम लोग को मालूम नहीं है, फ्रेशर हो ना, गेट का मेरा फीस ज्यादा लेता हूं मैं, AE JEE का लेवल का फीस कम लेता हूं, मेरे को पैसा नहीं कमाना है। गेट में हर साल देते हैं 1 लाख से 1.2 लाख के बीच स्टूडेंट, पूरे भारत के बच्चे देते हैं। इसमें तेरे को नौकरी किस में मिलेगी? बस PSU में, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में पोस्टिंग होगी। गलती से तेरे को छत्तीसगढ़ पोस्टिंग मिल भी गया तो 3 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा, 3 साल के बाद तू फिर बाहर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सेल है, यहाँ का ऑफिसर बन गया PSU से, मान लो पावर ग्रिड है,
कोल इंडिया लिमिटेड है, यहाँ गलती से तेरे को मिल भी गई पोस्टिंग शुरुआत में तो जिंदगी भर नहीं रहेगा, 3 साल में तेरा ट्रांसफर कहीं और हो जाएगा, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कहीं पर भी। अब तेरे को ये नौकरी इतने लोग देंगे, तेरे को ये नौकरी ऐसी नहीं मिलेगी। ये नौकरी पाने के लिए तेरे को 500 से 1000 रैंक ला। जनरल कैटेगरी है तो टॉप 500 में रहना है तेरे को, जनरल है तो, ओबीसी है तो 1500 तक, एसटी एससी है तो 3500-4000 तक, 1 लाख 1.25 लाख में, ठीक है। और पीएसयू प्योर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है वो। अब स्टेट गवर्नमेंट में तू सीएससी भी दे रहा है, ठीक है, या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस दे रहा है, ठीक है, एई लेवल या जेई लेवल, एई लेवल पकड़ चल, एई लेवल दे रहा है। इन दोनों के एई लेवल में कितने लोग बच्चे भरते हैं बस पता है तेरे को? 8000 से 13000 के बीच स्टूडेंट भरते हैं फॉर्म। बाहरी लोग नहीं भरते। क्यों नहीं भरते? छत्तीसगढ़ है, नक्सली राज्य है, बता रहा हूं मैं तुमको ओरिजिनल चीज। वो तो जेई के लिए होता है, जेई लेवल के लिए तो आपको छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल चाहिए, ये और कम हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल चाहिए रहता है जेई के लिए, एई के लिए नहीं चाहिए रहता। एई के लिए कोई भी भर सकता है, दूसरा राज्य भी भर सकता है, लेकिन नहीं आना चाहते। मध्य प्रदेश, यूपी उली कुछ लोग भर लेते हैं, बाकी मैक्सिमम लोग नहीं आना चाहते। 8000 13000 बच्चे लोग दे रहे हैं, वैकेंसी भी ठीक ठाक रहती है इसमें, तो एग्जाम का लेवल भी कम है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो कम लेवल का आएगा। इसमें पेल के आता है गेट में, कठिन क्वेश्चन आता है, तो इसको निकालना आसान है ना भाई, और घर में नौकरी पाएगा। कहाँ तू 1.25 लाख से लड़ रहा है, यहाँ 8-10 हज़ार बस से लड़ेगा। आई बात समझ में? और ये आसानी से निकलेगा। इसमें क्वेश्चन इसी टाइप के थोड़े बहुत आएंगे, गेट में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्या? गेट हाई लेवल टेक्निकल पेपर होता है, आया समझ? अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सरकारी नौकरी पाना है घर के पास, तो इधर फोकस करो। और भी ऑप्शन है इसके अलावा, ये CSB, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, रेलवे में भी यही मिलेगा नौकरी तेरे को। जेई जूनियर इंजीनियर गया या सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, यही मिलेगा नौकरी, कहीं नहीं भागेगा यहाँ से। अगर RRB बिलासपुर का पेपर दोगे तो, RRB बिलासपुर का पेपर अगर दे रहे हो, सेंट्रलाइज पेपर होता है, लेकिन तुमने फॉर्म भरा है RRB बिलासपुर के लिए, तो तुम्हारी नौकरी जीवन पर्यंत यही होगी। आई बात समझ में? तीसरा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जेई, अच्छी नौकरी है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ से बाहर रहोगे। इसमें छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छी नौकरी है, प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी है, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है ना। लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग कठिन है। और छत्तीसगढ़ वाला नौकरी व्यापम, हाँ समझ? इंजीनियर है तो CGPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए BE का डिग्री चाहिए रहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए MTech चाहिए रहता है। इतना सारा पेपर है, 1 साल नहीं निकलेगा, 2 साल नहीं निकलेगा, 3 साल 4 साल में निकलेगा। और रिटायर तेरे को कब होना है? 60 में। अभी कितने साल का है? कितना साल नौकरी करेगा? 38-40 साल। 25-26 साल में भी निकालेगा, 35 साल नौकरी करेगा, कम बड़ी बात है। और इसमें रहा बाहरी बार घूमता रहेगा, ठीक है। दूर की सोचो थोड़ा, दोस्त कटप्पा है होते हैं, ठीक है। दोस्तों को भी समझाओ, जो तुम्हारे सिविल के दोस्त हैं वहीं पढ़ने दो उनको, लेकिन बताओ कि फोकस यहाँ करो, यहाँ नौकरी जल्दी मिलेगी। इसमें रैंक 2-3 साल अच्छा नहीं आएगा ना, फ्रस्ट्रेट होगे, छोड़ दोगे, पूरा टेक्निकल छोड़ दोगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसकी तैयारी करोगे ये एग्जाम नहीं निकलेगा। इसका तैयारी अलग होता है, इसका तैयारी अलग होता है, ठीक है। इसमें तो थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ और भारत का भी पढ़ना है, एकदम ऊपर ही ऊपर, अंदर नहीं घुसना है। PSC वाला टाइप अंदर नहीं घुसना है, ऊपर ही ऊपर पढ़ना है, बस बेसिक नॉलेज ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें नहीं पढ़ना होता, ये प्योर टेक्निकल है। तो इसकी तैयारी से ये एग्जाम नहीं निकलेगा, इसकी तैयारी अलग होती। इसमें 1 साल लगता है, इसमें 8 महीना लगता है, ठीक है। इसकी तैयारी करने के बाद तुम हिंदी भाषा राज्य का भी भरो, जैसे मध्य प्रदेश का निकला है अभी, सब इंजीनियर का बहुत पोस्ट निकला है, पढ़ो भरो, ये टेक्निकल पढ़ लो, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश पढ़ लो, थोड़ा सा यूपी का पढ़ो। उत्तर प्रदेश के तो यूपी का सवाल भी नहीं पूछता यूपी के पेपर में। उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश का सब इंजीनियर का पेपर हो, उसमें यूपी का सवाल भी नहीं पूछता है।
ये पूछेगा टेक्निकल, और हिंदी और इंग्लिश पूछता है। यूपी का बेसिक नॉलेज भी नहीं पूछता। समझ रहे हो क्या दिक्कत है? यूपी में नौकरी पा जाओ, फिर इधर का निकलेगा तो इधर आ जाओ वापस, नौकरी पाना है। एमपी में सब इंजीनियर का पोस्ट निकला है अभी, सब इंजीनियर का, और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का भी पोस्ट निकला है, बहुत पोस्ट। एई का कुछ नहीं करेगा, भर सकते हो। देखो दूसरे स्टेट का बेटा एग्जाम भरवा करो, वहाँ टारगेट ये मत किया करो कि मैं नौकरी पा जाऊँ। आप टेक्निकल को तो अटेम्प्ट करो, वहाँ मध्य प्रदेश का बेसिक नॉलेज पूछेगा, मत बनाओ उसको, एग्जाम तो दो। 300-400 का फॉर्म है, क्या दिक्कत है? बस एक दिक्कत होगा, भोपाल इंदौर जाना पड़ेगा पेपर देने, ठीक है, लेकिन तैयारी करके जरूर जाना, ठीक है। तो टारगेट ये सब एग्जाम करो, ठीक है। हम लोग भी इसी टारगेट किए, हमारा भी गेट में अंडर 1000 2 बार आया है, कोई मतलब नहीं है। एमटेक कर लिए NIT से, बढ़िया नौकरी इधर ही मिला है अपने को। मैक्सिमम लोग जो आज के डेट में नौकरी कर रहे हैं, अधिकारी हैं ना, सब यहीं वाले हैं, इधर वाले बहुत कम हैं। इधर वाले का तुम नाम ही नहीं सुनोगे, वो गुमनाम है, भारत में घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेंगे, ठीक है। और सरकारी नौकरी करो बेटा, अपने घर में करो, दूसरे घर में करके क्या करोगे? ना कोई जानेगा, ना कुछ इज्जत रहेगी, ठीक है। हाँ, भागते रहोगे, भाग भी नहीं सकोगे। ठीक है, इतना नहीं 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 होता, नहीं होता। हाँ, लिखो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंपोनेंट्स। कल कुछ चीज भूल गया था बताना मैं। अच्छा हाँ, लिखो द वोल्टेज अक्रॉस एनी करंट सोर्स इज प्योरली आर्बिट्ररी। It will depend upon the voltage source which is connected in parallel with it. It will depend upon the voltage source which is connected in parallel with it. Therefore, we cannot write any KCL equation. We cannot write any KCL equation, ब्रैकेट में लिखना नोडल एनालिसिस। We cannot write any KCL equation। नोडल एनालिसिस क्या है? KCL है ना, और मैश क्या होता है? KVL होता है। We cannot write any KCL equation at any node connected a branch which contains a voltage source, which contains a voltage source. In this case we use super node. Super node. ये है जैसे, यहाँ कितने नोड होंगे, कितने नोड्स बनेंगे नोडल एनालिसिस के लिए? यहाँ बनेगा VA, यहाँ बनेगा VB, यहाँ बनेगा VC। क्लियर है इतना? हो, यहीं पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ये सुपर नोड है। ये जो पॉइंट लिखा है यही है, किसी भी ब्रांच में अगर कोई एलिमेंट नहीं लगा है, खाली वोल्टेज सोर्स लगा है, तो वहां सुपर नोड लगेगा। इन दोनों को एक कॉमन नोड मानोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे? VB, इधर ऐसे आओ, -5 माइनस VC इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखोगे। KVL लगा लो,
VB माइनस 5 माइनस VC इज इक्वल्स टू 0। तो VB इज इक्वल टू क्या आया, VC प्लस, इसको डब्बा में डाल दो। अब जब यहां पर नोड लिखोगे तो सेम नोड यहां पर भी लिखना। अब यहां पर नोड कैसे लिखोगे, देखो VB इसमें लिख रहा हूं ना, VB में लिख रहा हूं VB माइनस VA बाई 10, VB माइनस 4/3, क्लियर है? VC बाई 2, बस कहानी खत्म। ये नहीं लिखना, ये वाला ब्रांच का नहीं लिखना। सुपर नोड लगा दे। सुपर नोड लग गया। अब सुपर नोड कब लगता है, जब दो ब्रांच के बीच, दो नोड्स के बीच कोई एलिमेंट नहीं हो, खाली वोल्टेज सोर्स है, तो वहां सुपर नोड लगेगा। आई बात समझ में? सुपर नोड लिखोगे कैसे, VB का इधर लिख लिए, इधर लिख लिए, इसी में मैं नोड लिख रहा हूं VB माइनस VA बाई 10 प्लस VB माइनस 4/3। अब कहानी खत्म हो जाता, लेकिन सुपर नोड है तो इसी में VC का भी लिखूंगा। VC का भी इसी में कंटिन्यू करो, VC बाई 2 प्लस VC माइनस VA बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। VC माइनस VA बाई 2, क्लियर है? यही सुपर नोड है। सुपर नोड यानी कि VB का भी इसी में लिखना है, VC का भी इसी में लिखना है, इन दोनों के बीच का मत लिखना बस। नहीं नहीं, सुपर नोड तभी लगेगा जब दो नोड के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है और वोल्टेज सोर्स है। अगर मैं यहां एक भी एलिमेंट डाल दिया, जैसे यहां पर एलिमेंट है एक, यहां पर एक एलिमेंट है, सुपर नोड नहीं लगेगा। यहां पर एक भी एलिमेंट डाल दूंगा, सुपर नोड नहीं लगेगा। ठीक है? अगर एक भी एलिमेंट मान लो यहाँ 1 ओम का डाल दिया, तो यहाँ VB में लिखो तो क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ के लिखोगे VB माइनस 5 माइनस VC बाई 1। हाँ, फिर VC के लिए अलग लिखना पड़ेगा, VC के लिए प्लस करके नहीं लिखोगे। क्लियर है इतना? ये होता है तुम्हारा सुपर नोड। ठीक है? अब इस रिलेशन को यहां पर यूज कर लेना। इस रिलेशन को, एक तुमको एक रिलेशन मिल गया VB और VC में, एक VA में लिखोगे और VB और VC में रिलेशन मिल गया। दो इक्वेशन आया, दो वेरिएबल है, या तीन इक्वेशन आएगा, एक VA से आएगा, एक ये आया और तीसरा ये है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है? इस रिलेशन को यूज करना है। ठीक है? क्लियर है इतना? इस रिलेशन को यूज करना है, VB माइनस VC इज इक्वल्स टू 5, है ना? इस रिलेशन को यूज करना है आपको सॉल्व करते वक्त। क्लियर है इतना? ये यही तो है, इसी कर लो, VA वहां बना लो। VA में क्या आएगा, VA की वैल्यू ही 10 है, यहां से पता ही चल गया, VA इज इक्वल टू 10 वोल्ट। यहां डाल दो VA को, 10 लिख लो। ठीक है? VC की जगह क्या, यहां पर भी 10 लिख लो। VC की जगह क्या लिखोगे, VB माइनस 5, तो VB का आ गया वैल्यू। क्लियर है? ठीक, बनाना है बना लो, ऐसे करके लिख लेना, यहां सुपर नोड यूज होगा। ए लेवल के एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, ठीक है? जेई में नहीं पूछेगा। हाँ, आपको ये देखो, ये एक दिन में याद नहीं होता, आपको रिवीजन करोगे तब याद होगा। ठीक है? अचानक से सर्किट देखोगे, अरे दो नोड के बीच तो एक भी एलिमेंट नहीं है, वोल्टेज सोर्स है, सुपर नोड लगेगा यहाँ। ठीक है? रिवीजन से होता है वो, जितना रिवीजन करोगे उतना परफेक्शन आता है।
ठीक है, एक सर्किट बनाओ 20 10 20 10 20 वोल्ट 20 10 5। न्यूमेरिकल है। बीस 5 10 कितना आएगा आई नॉट? कितना आएगा? कैसे? ये पूरा 20 वोल्ट इधर आया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 20। तो आई नॉट निकालना है। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी नॉट कितना है? वी कितना है? 20। ठीक है, अब उतना ही होगा। यहाँ 20 वोल्ट है और यहाँ 10 वोल्ट भी हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, दो पैरेलल ब्रांचेस में अलग अलग मैग्नीट्यूड का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ 20 वोल्ट है ना और यहाँ 10 वोल्ट है, कैसे पॉसिबल होगा? कहीं ड्रॉप भी नहीं हो रहा है तो। ठीक है, लिखो एक, कल ही का है, उसको एस डोमेन में बताता हूँ अब, लाप्लास डोमेन में। कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, थोड़ा बहुत ही बताएंगे, थोड़ा बहुत से ही एग्जाम निकलेगा। देखो आर है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ठीक है, कल एक चीज़ छूट गया था बताना, ठीक है। अब देखो टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन में क्या होगा? वी टी इज इक्वल टू आर इंटू इधर वी टी इज इक्वल टू एल। ठीक है, इधर क्लियर है? ठीक है इतना। अब इसी को लाप्लास डोमेन में लिखो। लाप्लास डोमेन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? एस डोमेन।
लाप्लास डोमेन में लिखोगे तो वी टी क्या हो जाएगा, वी एस, आर वही रहेगा, आई क्या हो जाएगा, क्लियर है। वी टी क्या हो जाएगा, एल इंटू इंटीग्रल, जब भी डिफरेंशिएट रहता है तो एस मल्टीप्लाई होता है। अभी के लिए जान लो, बाद में लाप्लास जब पढ़ेंगे तो बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा मैं लाप्लास का, ठीक है। अभी के लिए जान लो, लाप्लास में ये आई टी है, मान लो आई टी बस है, लेकिन जब भी वो डिफरेंशिएट होगा तो एक एस मल्टीप्लाई हो जाता है। इंटीग्रल में एक एस डिवाइड होता है लाप्लास में, इतना जान लो। डिफरेंशिएट किसका हो रहा है, आई टी का, तो उसके नीचे एक एस आ जाएगा, उसके मल्टीप्लाई में एक एस आ जाएगा। क्लियर है। एल एस आई एस हो गया, यहाँ वी एस, इसका इंटीग्रल है तो आई एस डिवाइडेड बाई एस हो जाएगा, सी चिपका दो। क्लियर है इतना। है समझ। केवीएल में ही अब ऐसा लिख दिया हूं मैं, ठीक है। आई एस वी एस हमेशा रहेगा, एस आई एस मत लिख देना, एस को डाल दो एलिमेंट में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, लिख लो पहले, ठीक है। इसी को और दूसरे तरीके में लिखोगे तो क्या होगा, आई एस क्या हो जाएगा, वी एस बाय एल एस, उसी में आई एस क्या हो जाएगा, वी एस बाय एल एस, यहाँ पर आई एस क्या हो जाएगा, वी एस इंटू, ठीक है। वहाँ तो वही रहेगा, आई एस इज इक्वल टू वी एस बाई, क्लियर है इतना। अब एक और चीज याद रखना, सीरीज ब्रांच में हमेशा इम्पीडेंस यूज करते हैं, पैरेलल ब्रांच में हमेशा एडमिटेंस यूज करते हैं, ओम्स लॉ के अनुसार, ठीक है। अगर सीरीज में कोई रहता है तो वहां क्या यूज करते हैं अपन, इम्पीडेंस यूज करते हैं। तो जेड एल और जेड आर वाई आर, तो जेड आर भी क्या रहेगा, आर ही रहेगा, वाई आर क्या रहेगा, 1/r। इसी को क्या बोलते हैं प्यार से, कंडक्टेंस। 1/r को क्या बोलते हैं, ठीक है। जेड आर आर रहेगा, वाई आर क्या रहेगा, 1/r रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। इधर भी लिख लो। अब एक और चीज याद रखना, ये जो S है ना, इसको कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। लिख लेना, S इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। S होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। S क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। फॉर साइनसोइडल एक्साइटेशन, अगर सोर्स आपका साइनसोइडल है,
फॉर साइनसोइडल एक्साइटेशन पुट S इज इक्वल टू j ओमेगा सिग्मा 0। आई बात समझ में? क्लियर है ये? S क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा फॉर साइनसोइडल एक्साइटेशन। अगर साइनसोइडल है, टाइम डोमेन में चल रहा है, तो S को रिप्लेस करना j ओमेगा से। ये लाप्लास में है S, टाइम में जाओगे तो j ओमेगा लिख देना। तो यहीं पर मैं अगर लिखूं Z क्या होगा? ZL क्या होगा? ZS क्या होता है? LS होता है। ZS LS होता है ना, तो Z इन टाइम डोमेन में क्या होगा? J ओमेगा L। S को लिख लो J ओमेगा, सिंपल सा चीज है, ठीक है ना? वैसे इधर हाँ, और Y में क्या होगा? 1 बाय LS होता है ना, तो 1 बाय J ओमेगा। S के जगह J ओमेगा। यहां पर भी वैसे लिख लो, ZC क्या होगा? 1 बाय CS होता है, इसी को क्या लिख सकते हो? 1 बाय J ओमेगा C। YC क्या होगा? CS हो जाएगा, है ना? नॉर्मली 1 बाय CS होता है, ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो इसी क्या लिख सकते हो? J ओमेगा C। हमेशा याद रखना, Z कब यूज करोगे? Z का यूज करोगे हमेशा सीरीज ब्रांच में, Y का यूज करोगे हमेशा पैरेलल ब्रांच में। आई बात समझ में? इसी कारण शंट कैपेसिटर जो लगा रहता है ट्रांसमिशन लाइन में, उसको शंट एडमिटेंसेस बोला जाता है। आया समझ? जो शंट में लगता है उस वहां पर अपन एडमिटेंस यूज करते हैं Y, और सीरीज में लगता है तो वहां पर इंपीडेंस यूज करते हैं। Z इज इंपीडेंस, Y इज एडमिटेंस। Y इज फॉर पैरेलल ब्रांच और शंट ब्रांच, जबकि Z जो रहता है वो सीरीज ब्रांच में रहता है। क्लियर है इतना? लिखो एक पॉइंट। यूजिंग द नेटवर्क एनालिसिस इन S डोमेन, यूजिंग द नेटवर्क एनालिसिस इन S डोमेन, S डोमेन में अगर नेटवर्क एनालिसिस को यूज करोगे तो क्या फायदा है? देखो क्या सबसे बड़ा फायदा अपने क्या मिला? यहां पर देखो, यहां मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहां इंटीग्रल कर रहा हूं, लेकिन लाप्लास में मेरे को करना पड़ा क्या? नहीं मिला। यही सबसे बड़ा फायदा है S डोमेन में। S डोमेन में अगर एनालिसिस करोगे तो यही फायदा है कि लीनियर इक्वेशन मिलता है आपको। अगर टाइम डोमेन में करोगे तो नॉन लीनियर मिलेगा। लिखो, यूजिंग द नेटवर्क एनालिसिस इन S डोमेन देयर आर 2 एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज इज, पहला एडवांटेज लिखना, द डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशन, द डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशन are transformed to linear equation, are transformed to linear equation for which the analysis is much simpler, for which the analysis is much simpler। linear equation हुआ ना आपका? L और C में दिखता है, R में नहीं दिखता। much simpler, ठीक है? simpler, simple, मच सिंपलर। एनालिसिस इज मच सिंपलर। नेक्स्ट लिखना, दूसरा होता है जब अपन ट्रांजिएंट पढ़ेंगे इसमें तो आएगा इनिशियल कंडीशन होता है इसका। कैपेसिटर शुरू से एनर्जाइज होता है या शुरू से चार्ज होता है, इंडक्टर शुरू से एनर्जाइज होता है, तो उसका T0 माइनस में I की वैल्यू, कल अपन क्या सीखे कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, जबकि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। जब अपन ट्रांजिएंट्स पढ़ेंगे तो देखेंगे Vc0 माइनस इज इक्वल टू Vc0 प्लस। ठीक है, स्विच के ओपन होने से पहले, स्विच के क्लोज होने के पहले वो अपन पूरा पढ़ेंगे, उसको एक चार्ट में बनाऊंगा मैं आखिरी में पढ़ने के बाद। वो ट्रांजिएंट आप जब पढ़ेंगे ना तो विद इन 1 मिनट आपसे सवाल बनेगा। मैं आपको एक चार्ट में आखिरी में बताऊंगा, उसका समरी बताऊंगा। ट्रांजिएंट एकदम आसानी से बनेगा आपका। स्विच ऐसा था वैसा था तो वोल्टेज क्या रहेगा, कैसे रिप्लेस होगा, वो सबसे। तो उस समय इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ती है। 0 माइनस में करंट कितना था, 0 माइनस में वोल्टेज कितना था।
बाय यूजिंग लाप्लास और एस डोमेन अपने को इनिशियल लिखो पॉइंट। द इनिशियल कंडीशन, सेकंड पॉइंट है ना, हाँ, सेकंड एडवांटेज इज द इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट इन एल एंड सी आर टेकन ऑटोमेटिकली। द इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट इन एल एंड सी आर टेकन ऑटोमेटिकली। ठीक है इतना। ठीक है, केसीएल लिखो, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल। लिखना केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ ना। केसीएल वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट लिखना केसीएल स्टेट्स दैट algebraic sum of currents meeting at a point is equals to 0. Next, when the elements are connected together, then the common point is called simple node. Simple node. Next लिखना, when more than two elements are connected together, then the common point is called principal node. KCL, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। KCL ये बोलता है, सब पढ़ चुके हो, बेसिक चीज बता रहा हूं बस। अब KCL क्या बोलता है, ये पॉइंट है, यहां पर इस पॉइंट से जितने करंट जा रहे हैं उन सब का समेशन क्या होगा, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 0, वेयर m क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच है ना। देखो पहले समझो ब्रांच क्या होता है। ब्रांच वो चीज होता है जिसमें अगर कोई ब्रांच है, जैसे फिर एग्जांपल पकड़ो, यहां कितने ब्रांच हैं इसमें। ब्रांच वो होता है जहां पर करंट एक ही फ्लो होता है। इस ब्रांच में करंट एक ही फ्लो हो रहा है यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक एक ही करंट फ्लो हो रहा है ना। कोई और करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये एक ब्रांच है, ब्रांच 1। ये ब्रांच उसको बोला जाता है जहां पर करंट सेम फ्लो होता है। जितने भी एलिमेंट आ जाए उस ब्रांच में,
लेकिन वो सभी एलिमेंट, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वोल्टेज सोर्स हो, चाहे करंट सोर्स हो, इन सबको एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, कितने भी एलिमेंट आ जाएं उस ब्रांच में, अगर उस पूरे एलिमेंट में एक ही करंट फ्लो हो रहा है तो उसको एक ब्रांच बोला जाएगा। इस ब्रांच में दूसरा करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज B2। इस ब्रांच में तीसरा करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज B3। 3 ब्रांच है। आई बात समझ में? नोड कितने हैं यहाँ पर? अच्छा, इसमें पहले लिख लो क्या होगा। अब तुम्हारी मर्जी, साइन कन्वेंशन ले लो। मैं जो फॉलो करता हूं, इनकमिंग करंट को पॉइंट में, नोड में, या इनकमिंग करंट को मैं माइनस लेता हूं। आप उसको प्लस भी ले सकते हो, लेकिन शर्त है उसके उल्टा वाले को माइनस लेना। फिर मेरी जो आदत है, मैं इनकमिंग को माइनस लेता हूं। तो इनकमिंग इस नोड में कौन कौन है? I3, I2, कोई नहीं है। ठीक है, तो माइनस I2 माइनस I3, जो आउटगोइंग है उसको प्लस लेता हूँ, I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। यानी कि हुआ आपका I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। करंट क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज है ना। तो KVL, KCL तुम्हारे जेई एग्जाम में पूछ सकता है। KCL फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जबकि KVL क्या फॉलो करता है? एनर्जी। ठीक है, ठीक है। वोल्टेज में आप क्या लिखते हो? IR लिखते हो ना, दैट इज एनर्जी, काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या लिखवाया था? IR क्या? I इंटू आर, या वोल्टेज। KVL में आप क्या लिखते हो? समेशन ऑफ वोल्टेज लिखते हो। वोल्टेज क्या होता है? उसका डेफिनेशन क्या होता है? एक इनफाइनाइट पॉइंट से मेरे को एक पॉइंट में लाने के लिए जितना वर्क डन करना रहता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट में लाने के लिए जितना वर्क डन करना है, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक एनर्जी है वो। ठीक है, ये हो गया। ये ब्रांच जान गए, नोड। अब देखो मैं क्या लिखवाया हूं, पॉइंट में लिखवाया हूं। नोड 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल, दूसरा प्रिंसिपल। सिंपल वो नोड होता है, 2 टाइप के नोड होते हैं, सिंपल नोड, दूसरा प्रिंसिपल नोड। ठीक है, नोड उसे बोला जाता है जहां पर कोई 2 एलिमेंट आपस में मिलते हैं ना, उसे नोड बोला जाता है। सिंपल पॉइंट, सिंपल नोड उसे बोला जाता है जहां पर केवल 2 ही एलिमेंट लोग मिलते हैं, उसे सिंपल नोड। प्रिंसिपल नोड जहां पर 2 से ज्यादा एलिमेंट लोग मिलते हैं, उसको प्रिंसिपल नोड। तो यहां पर 2 एलिमेंट कहां पर मिल रहे हैं? सिंपल नोड, ये 2 एलिमेंट के बीच का जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, प्रिंसिपल नोड कौन सा है? यहां, 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 मोर देन 2 है प्रिंसिपल नोड। एक और है, तो अपन नोडल एनालिसिस में सिंपल नोड को नहीं मानते, प्रिंसिपल नोड को मानते हैं। जब नोडल एनालिसिस लिखते हैं ना, तो इसको इग्नोर करते हैं, अपन खाली प्रिंसिपल को कंसीडर करते हैं। क्लियर है? सिंपल नोड वो नोड जो 2 एलिमेंट के बीच है, इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं। सोर्सेज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एलिमेंट, काइंड ऑफ एलिमेंट ही है सोर्सेज। क्लियर है? तो नोडल एनालिसिस में अपन खाली प्रिंसिपल नोड को कंसीडर करते हैं। क्लियर है इतना? बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक।